गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ने से पहले हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, लक्ष्य, इन पर चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य की प्राप्ति करने में अधिक समय लगता है, जबकि उद्देश्य की प्राप्ति जल्दी ही हो जाती है। लक्ष्य में सीखने वालों को स्पष्ट शिक्षा निर्देश नहीं दिए जाते, जबकि उद्देश्य में निश्चित और स्पष्ट शिक्षा निर्देश दिए जाते हैं। लक्ष्य में आदर्शवादिता होती है, इसलिए इसे प्राप्त करना संभव है भी और नहीं भी। लेकिन उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उद्देश्य में व्यवहारिकता होती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेते हुए आज हम उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। भाषा हमारे चिंतन का आधार है, ये हम सभी को पता है। किसी भी जनतंत्र की सफलता उसके नागरिकों के चिंतन पर निर्भर करती है। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में भाषा की शिक्षा का अपना विशिष्ट महत्व होता है। जीवन के प्रति परस्पर व्यक्ति भाषा का ही सहारा लेकर जीवित रहता है और ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों का अध्ययन करता है। किसी कवि की भावना भाषा का संबल पाकर ही अनुपम कृति के रूप में संसार के सक्षम अवतरित हो जाती है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि जो हमारा चिंतन है वो एक भाषा के रूप में ही जब हम देखते हैं तो दूसरों के सामने वो अभिव्यक्त होता है। अब हम यही कह सकते हैं कि जीवन में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि यदि हम भाषा के संपर्क में नहीं रहेंगे, किसी भी भाषा की बात कर सकते हैं, तो भाषा होना आवश्यक है, क्योंकि हम अपने बात को, विचारों को अभिव्यक्त किस आधार पर करें। तो इसीलिए हमें भाषा का सहारा लेना होता है। अब हिंदी शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो इसको बहुत सारे उद्देश्यों में बांटा गया है। जब हम इसकी शिक्षण की चर्चा करते हैं, हिंदी शिक्षण की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे उद्देश्यों में हम इस विषय को बांट लेते हैं। उद्देश्यों के आधार पर हम देखते हैं भाव प्रकाशन का उद्देश्य, भाव ग्रहण का उद्देश्य और सृजनात्मक उद्देश्य। हम इन तीन भागों में इन उद्देश्यों को बांट लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भाव प्रकाशन का उद्देश्य किस आधार पर है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और किसी भी प्रकार की उत्तेजना पाकर उद्वेलित हो उठते हैं। फिर वह उन्हें बिना कहे और बिना लिखे रह नहीं सकता। भाव अभिव्यक्ति की भी व्यक्ति वही श्रेष्ठ होगी जिसे सुनने वाला कवि या लेखक के भावों को वैसा ही ग्रहण कर ले। तो यहाँ एक भाव प्रकाशन के लिए बहुत ही अच्छा वो दिया हुआ है कि हर व्यक्ति में भाव छुपे हुए होते हैं। तो उन भावों को उद्गार के लिए, भावों को जगाने के लिए इस तरीके के जो कवि हैं या लेखक हैं, इस प्रकार की पंक्तियां लिख देते हैं या इस प्रकार की कोई कहानी लिख देते हैं जिससे हमारे भार
निकल कर आते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, और वो हर व्यक्ति के भाव जो हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। हमें कोई करुण रस की कविता अगर सुनाई देती है या शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो वो भाव हमारे अंदर है, परंतु हम जब उस कविता को सुनते हैं तो किसी किसी बच्चे के तो आंसू निकलने लग जाते हैं। कई बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं सुनकर उस कविता को। तो इस प्रकार से जो भाव हैं वो हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमें उन्हें निकालना होता है। तो जो हमारा उद्देश्य है वो तभी पूरा होता है। तो इस प्रकार भाव प्रकाशन हेतु बहुत सारे उद्देश्य हमने देखे हैं जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो छात्रों को इस योग्य बनाना, जो भी छात्र हैं हम इस योग्य उन्हें बनाते हैं कि वह उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य का आनंद लें और उसकी अनुभूति प्राप्त करें। हम ये देखते हैं कि यदि कोई अध्यापक उसी भाव के माध्यम से कविता नहीं पढ़ा रहा है, अगर हो सकता है कि देशभक्ति की कविता है और अध्यापक बड़े रोते रोते ढंग से वो कविता को पढ़ा रहा है, तो कहाँ से भाव आएंगे? ना छात्र के भाव आ पाएंगे, ना शिक्षक के भाव आ रहे हैं। तो हम ये हमारे लिए जरूरी है कि जब हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कविता है, चाहे वो कहानी है या कोई भी साहित्यिक विषय है, तो उसे उसी भाव अनुभूति के द्वारा पढ़ाना चाहिए, जिससे कि सामने वाले के भी भाव अनुभूति प्राप्त कर सके हम। छात्रों को अपने भावों को सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण ढंग से लिखने में प्रवीण बनाना। तो हम उन भावों को लिख भी सकते हैं, उनको दिखा भी सकते हैं, उनको हम अपने अंदर से अनुभूति को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। तो लेखन में शब्दों, वाक्यों एवं अनुच्छेदों की कुशलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध एवं पत्र लेखन के विविध रूपों का भी व्यापक ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं सब भावों के अनुरूप हम इन चीजों को ढाल सकते हैं, तो तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। अब हम शुद्ध और सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सके। तो अहिंदी भाषी जो प्रदेश हैं उनके छात्रों के उच्चारण की शुद्धता पर भी भाषा शिक्षक को विशेष ध्यान देना होगा। अगर हम भाव प्रकाशन का उद्देश्य पूरा कराना चाहते हैं तो हमें अहिंदी भाषी जो छात्र होंगे उनको भी इस तरीके से हमें पढ़ाना होगा कि उनके भी भाव प्रकाशन निकलकर अभिव्यक्त होकर हमारे सामने आए। तो इस तरीके से भाव प्रकाशन होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र हैं उनके उच्चारण में, शुद्धता में भी भाषा शिक्षक का प्रवेश विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। अब हम अगला देखते हैं कि भाषा भाव प्रकाशन के बाद हम भाव ग्रहण उद्देश्य को देखेंगे। अब भाव ग्रहण उद्देश्य में एक व्यक्ति जो भाव अभिव्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसी भावना से ग्रहण करे, यह भी आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है।
तो इसमें हम कक्षा की भी बात ले सकते हैं कि यदि कोई अध्यापक अपने भावों को इस तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके से उसे करना चाहिए, तो फिर सामने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो भी उस भाव को उसी भावना के साथ ग्रहण नहीं कर पाएँगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो भी शिक्षक है, वो जो भी पढ़ा रहा है, वो उसी भाव से पढ़ाए कि सामने वाला विद्यार्थी उसकी बात को तुरंत समझ जाए, ग्रहण कर ले। तभी तो ये उद्देश्य पूरा होगा कि भाव ग्रहण करने का। अगर भाव ही ग्रहण नहीं हो रहे, तो उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी। अन्यथा अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। अब हम इसके उद्देश्यों में साहित्य में अभिव्यक्ति, विचारों को पढ़कर समझने की क्षमता प्रदान करना, लक्ष्यार्थ को समझने की क्षमता का विकास करना। भई हमें एक लक्ष्य पूरा करना है, तो लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए हमारे अंदर समझने की क्षमता भी पूरी होनी चाहिए। और जब हम साहित्य की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो विचारों को पढ़कर समझने की भी हमें क्षमता प्रदान करनी होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमें जब प्रदान होंगी, तभी हम भाव ग्रहण उद्देश्य को पूरा कर पाएँगे। अब बालक के जो शब्द भंडार हैं, उनमें वृद्धि करना, जिससे कि पाठ में आए शब्द एवं विचारों को वे भली-भाँति समझ सकें। अब किसी भी पाठ में यदि बहुत कठिन शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ वे उसे बालक को जो शिक्षक है, वो उनको समझाए, उनका अर्थ समझाए, उन्हें वाक्यों में भी प्रयोग करके समझाए, ताकि बालक उन शब्दों को भली प्रकार से समझ सके। और फिर उ जब वो अच्छी तरह से उन शब्दों को समझ जाएँगे, तो फिर वो अपने विचार भी भली-भाँति प्रकट कर पाएँगे। और बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे दूसरों के द्वारा कही हुई बात को यथाविधि समझ सकें, वैसी की वैसी समझ सकें, ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो ग्रहण करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा व्यक्ति हमें बताना चाहता है, उसी तरीके से यदि हम ग्रहण कर रहे हैं, तो भी एक ये बहुत अच्छी चीज़ है विद्यार्थियों के लिए कि शिक्षक बता कुछ रहा था, छात्रों ने कुछ और ही समझ लिया। तो इसका मतलब शिक्षक का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जो वो भाव ग्रहण करने वाली चीज़ें हैं, वो विद्यार्थी ग्रहण ही नहीं कर पाया। तो शिक्षक के लिए भी एक समस्या बन जाती है और यहाँ जो बालक हैं, उनके लिए भी समस्या है। तो दोनों तरफ से शिक्षक अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से दे और छात्र उस अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से ग्रहण करे, उन भावों को पूर्ण रूप से ग्रहण करे, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये भाव ग्रहण का उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। अब अगला जो उद्देश्य है, वो है सृजनात्मक उद्देश्य। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान करना है। इस हेतु साहित्य के विस्तृत अध्ययन द्वारा रसास्वादन की अपरिसीमित क्षमता प्रदान करना, साहित्य लेखन की प्रेरणा प्रदान करना, अर्थात साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान करना, भाषा का
पूर्ण अधिकार प्राप्त करके साहित्य लेखन के प्रति उसमें रुचि प्रदान करना। जब हम सृजनात्मक उद्देश्य की बात करते हैं तो सृजनात्मक का मतलब है कि हम कुछ नया करें, कुछ नई उपलब्धि प्राप्त करें, तभी हमारा सृजनात्मक उद्देश्य पूर्ण होगा। तो इसमें साहित्य के जो विस्तृत अध्ययन है उसके द्वारा हम उसको पढ़ें, उसका रस लें, उसको समझें, तो फिर हमारे साहित्य का कोई अर्थ निकल सकेगा। वरना हम साहित्य को पढ़ते रहें, उसका कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ के रख दिया, तो उसका कोई मतलब भी समझें। और साहित्य लेखन की प्रेरणा उसी से प्रदान करें कि ये देखो कितना अच्छा साहित्य है, आप भी इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियां लिख सकते हैं, छोटी छोटी कविताएं लिख सकते हैं। तो वो एक नया सृजन होगा, सृजनात्मकता आएगी। तो इसकी प्रेरणा शिक्षक के माध्यम से ही विद्यार्थियों तक जानी चाहिए। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनमें ये क्षमताएं होती हैं, लेकिन हमें बस प्रेरणा देने की आवश्यकता है, उन्हें बस बताने की आवश्यकता है, उन्हें जगाने की आवश्यकता है। तो फिर वो अपने आप ही उस कार्य में लग जाएंगे, उन्हें लगने लगेगा कि ये कार्य तो मैं कर सकता हूं। तो इसी कारण से हमें साहित्य लेखन की प्रेरणा भी प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि नया सृजनात्मक उद्देश्य की हमारी पूर्ति हो सके। अब भाषा पर पूर्ण अधिकार, अगर हम कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ नए बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमें भाषा पर पूर्ण अधिकार करना पड़ेगा। अगर हमारा भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं है तो हम जो भी लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी होगी, हमें समस्या उत्पन्न होगी, और साहित्य लेखन के प्रति उसमें रुचि भी प्रदान करनी होगी। हमारी रुचि नहीं है तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो भाषा के ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्त करें, उसके बाद हम साहित्य लेखन में रुचि लाएं। कोई भी काम हम बिना रुचि के नहीं कर सकते, इसलिए रुचि होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब हम इन उद्देश्यों की बात कर चुके, तो अब हमारा जो उद्देश्य है वो मातृभाषा की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है। मातृभाषा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उनका वर्णन, उनका विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। इनमें सबसे पहला उद्देश्य है विचार आदान प्रदान की कुशलता का विकास। अब जब हम मातृभाषा की शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं तो उसमें आदान प्रदान विचारों का होना आवश्यक है और उसकी कुशलता होनी चाहिए। परिवार में सीखी गई मातृभाषा के माध्यम से बालक विचारों के आदान प्रदान की प्रारंभिक योग्यता अर्जित करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, परिवार में वो सारी चीजें सीखता है, मातृभाषा को ग्रहण करता है, और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्वारा उसकी इस कुशलता में निरंतर विकास होता रहता है। बच्चे ने जो सीखा है और विद्यालय जाकर उनमें और निखार आ जाता है और अच्छा सीखने लग जाता है। तो फिर वह वहां भाषा के मानक रूप को सुनता और बोलना सीखता है कि उसने जो सीखा है वो तो ठीक है, एक भाषा है, लेकिन एक भाषा का स्टैंडर्ड, भाषा का मानक क्या है, किस रूप में
भाषा को सीखना है, तो वो उसे सुनता है, फिर उसी तरीके से बोलना शुरू कर देता है। अब परिवार में सामान्यतया भाषा का वह रूप प्रयुक्त नहीं होता जो शिष्ट समाज व पुस्तकों में उपलब्ध होता है। अतः विविध भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले बालकों को भाषा के मानक उच्चारण, उसकी व्याकरणिक सम्मत वाक्य संरचना का, वचन तथा लेखन का पर्याप्त अभ्यास विद्यालय में ही कराया जाता है। अतः मानक भाषा के माध्यम से भाव ग्रहण तथा भाव प्रकाशन की क्षमता का पर्याप्त विकास करना मातृभाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि मातृभाषा का जो उद्देश्य है वो अत्यंत अत्यंत स्पष्ट है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो बालक है वो अलग अलग जगहों से अपनी कक्षा में आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं और वो अलग अलग जगहों से कक्षा में आते हैं, तो सभी का बोलने का अलग तरीका है, क्योंकि उन्होंने केवल मातृभाषा ही सीखी है। और शिक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को एक मानक उच्चारण, व्याकरणीय सम्मक जो वाक्य हैं वो किस आधार पर बनते हैं, कैसे उन्हें बोलना है, कैसे उनका जो लेखन कार्य है वो करना है, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने सीखा है वो केवल मातृभाषा में ही है। अब जब वो औपचारिक रूप से सीखेंगे तो फिर वो भाव ग्रहण भी करेंगे, भाव प्रकाशन भी करेंगे, और इस प्रकार से उनकी मातृभाषा की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। अब अगला जो बिंदु है वो है चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। सबसे ज्यादा हम यही चाहते हैं कि जो बालक है उसका संपूर्ण विकास हो सके। व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्तित्व की विशेषताएं। यह विशेषताएं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक पक्ष से संबंधित, पोले स्टॉप व्यक्तित्व के गठन में वंश, परंपरा, जन्मजात विशेषताएं तथा पर्यावरण परिवेश में अर्जित विशेष व्यक्तियां, जो पर्यावरण परिवेश में अर्जित विशेषताओं का विशेष योगदान है। इस दृष्टि से प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व दूसरे से भिन्न होता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सीखी गई मातृभाषा का बालक के व्यक्तित्व के विकास में विशेष महत्व है। इसलिए उसके विकास की दशाएं निम्नांकित हैं। किस किस प्रकार से उसका विकास होता है, तो हम यहाँ उसके व्यक्तित्व का विकास करने की बात कर रहे हैं। और व्यक्तित्व का विकास भी चहुमुखी, यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के जो व्यक्तित्व हैं उनका विकास हमें बालक का करना होता है। तो अब इन विकास की जब दिशाओं को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस किस आधार पर हम उनका विकास कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम चहुमुखी विकास के लिए हम सबसे पहले मानसिक विकास, अब हमें बालक का मानसिक विकास किस आधार पर करना है? मातृभाषा के द्वारा बालक अपने विचारों को प्रकट करता है। विचार जो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, यह संकल्पनाएं
ए तथा बी में सर्वप्रथम मातृभाषा से ही गठित होती है। इनके आधार पर बालक की विचार शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार बालक की समस्त मानसिक शक्तियां, चिंतन, कल्पना, ध्यान, स्मृति आदि मातृभाषा के माध्यम से ही विकसित होती है। और मातृभाषा के अभाव में भाषा के अभाव में अन्य जो शारीरिक क्रियाएं तो संभव है, परंतु मानसिक विकास संदिग्ध है। मातृभाषा के द्वारा ही बालक का मस्तिष्क विशेष रूप से क्रियाशील होता है। इस प्रकार समस्त मानसिक विकास का आधार मातृभाषा ही है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, मानव का विकास होता है, जब वो जन्म के बाद अपना सारा समय अपने घर परिवार के साथ बिता रहा होता है, मातृभाषा सीख रहा होता है, तो उसका मानसिक विकास वहीं से शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो विद्यालय में आता है, तो और भी उसमें शक्तियां बढ़ जाती हैं। मानसिक तौर पर वो अलग कुछ सोचने लग जाता है, अलग कुछ कल्पना करने लगता है, अलग उसका ध्यान हो जाता है। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, तो हमारा मानसिक विकास संभव होता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम मानसिक विकास की उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हमारा मानसिक विकास के बाद हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास प्रत्येक बालक के मन में हर्ष, क्रोध, भय, ग्रहण आदि भाव होते हैं। मन के भावों तथा संवेग को व्यक्त करने का प्राथमिक एवं प्रमुख माध्यम मातृभाषा ही है। इसलिए मातृभाषा को बालक के संवेगात्मक विकास का आधार माना जाता है कि किस आधार पर हम संवेगों को व्यक्त करेंगे। यदि बालक का संवेगात्मक विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता, तो उसके व्यक्तित्व में कमी रह जाती है। और मातृभाषा के द्वारा बालक के संवेग में को न केवल समुचित अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, बल्कि उसका उदारीकरण भी होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बालक का जो सांवेगिक विकास है, वो उसका विकास समुचित रूप से होना चाहिए। कभी कभी थोड़ी सी छोटी सी बात पर उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, और कभी वो ऐसी बात सुन लेता है जिससे उसे भय लगने लगता है, डर लगने लगता है। तो इस तरीके के जो संवेग हैं, वो उसे समुचित रूप से सीखने होंगे कि हमें जब कोई सामने वाला कोई हमारे लिए कुछ गलत बोल रहा है, तो हमें थोड़ा सा शांति पूर्वक सुनकर क्रोध कम करना चाहिए। या अगर खुशी का अवसर है तो हमें वहां खुश होना चाहिए। इस तरीके के संवेगों का विकास बालक का एक शिक्षक कर सकता है। तो उनको ये सारी चीजें शिक्षक को बतानी होती है, क्योंकि जो मातृभाषा से या अपने घर से वो जो चीजें सीख कर आ रहा है, उनका जब हम विकास करेंगे, तो फिर वो अलग ही तरीके से उनका विकास होगा और करना भी है। तो उसी तरीके से संवेगों का विकास भी हो सकता है। अब अगला जो है सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कारण उसका सामाजिक विकास भी समय समय पर होते रहना चाहिए। और वह समाज में ही जन्म लेता है, समाज के बीच ही पलता है, विकसित होता है। बालक परिवार तथा पड़ोस में
दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है और फिर उन्हीं के साथ मिलकर रहना भी सीखता है। इन सब का माध्यम उसकी मातृभाषा होती है। इस प्रकार बालक में सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक व्यवहार कुशलता मातृभाषा के द्वारा ही विकसित होती है। स्पष्ट है कि उसके व्यक्तित्व के विकास का सामाजिक पक्ष मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। तो यहाँ जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो बालक का हम समुचित विकास कर पाए, क्योंकि सामाजिक जो गुण हैं उनका विकास हमें पहले उसका सामाजिक व्यवहार में उसे लाना होगा कि किस प्रकार से समाज में हमें रहना है और कैसे हमें सामाजिक जो किसी की समस्याएं हैं उनको सुलझाना है। तो इसी प्रकार से यदि हम एक अच्छा नागरिक उसे बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का भी विकास होगा और हम एक अच्छा नागरिक बालक को बनाकर निकालेंगे। तो उसमें इस चीज की भी कुशलता आनी चाहिए कि किस प्रकार से सामाजिक विकास हो सकता है। इस पक्ष को भी हमें सामने लाना होगा। अब जब हम इन पक्षों की बात करते हैं तो अगला हमारे सामने नैतिक तथा चारित्रिक विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक परिवार में बढ़ोतरी, छोटों के प्रति आदर तथा स्नेह का व्यवहार, सच बोलने तथा अच्छे आचरण की शिक्षा प्राप्त करता है। अब यहाँ इस प्रारंभिक सदाचरण की शिक्षा का अभाव वह मातृभाषा में ही करता है। अब हम आगे चलकर बालक के जीवन के आदर्शों तथा जीवन मूल्यों का पाठ भी परिवार एवं समुदाय में मातृभाषा के माध्यम से ही सीखता है। इस प्रकार मातृभाषा उसके नैतिक तथा चारित्रिक विकास का आधार बनती है। अब जब वो मातृभाषा में ही सब कुछ सीख रहा है तो मातृभाषा में उसे नैतिक आचरण भी सीखना चाहिए, नैतिक चारित्रिक, क्योंकि नैतिक आचरण से ही वो अच्छा मनुष्य बनेगा, अच्छा मानव बनेगा और उससे दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसी तरीके से चारित्रिक विकास है। हमें बालक को ये बताना होगा कि अगर चरित्र बिगड़ गया, चरित्र बेकार हो गया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए चरित्र को अच्छा बनाना है, हमें सदाचरण करना है, अपने से छोटों के साथ एक प्यार से रहना है, अपने से बड़ों के साथ में एक आदर भाव रखना है। इस प्रकार के जो जीवन मूल्य हैं, आदर्श हैं, हम बच्चों को बचपन से ही यदि बताते रहें तो फिर आगे चलकर उनमें इस तरीके के जो गुण हैं, नैतिकता पर आधारित चारित्रिक गुण, इस प्रकार के गुणों का उसमें विकास हो सकता है। और हम देखते हैं कि इन गुणों के आधार पर ही बच्चा आगे बढ़ सकता है। अब हमारा अगला है नागरिकता संबंधी गुणों का विकास। नागरिकता संबंधी गुणों का विकास में नागरिक में जिन गुणों का होना आवश्यक है उनका सहज और स्वाभाविक विकास मातृभाषा के द्वारा ही संभव है। क्योंकि यदि कुशल नागरिक बनने के लिए स्पष्ट चिंतन, विचारों की गंभीरता, स्पष्ट एवं तर्क संगत अभिव्यक्ति, कर्तव्य तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता,
मानसिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास आवश्यक है। मातृभाषा की समुचित शिक्षा के द्वारा उपयुक्त गुणों का विकास सहज रूप से संभव है। अतः मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य बालक में नागरिकता के गुणों का विकास करना होता है। तो जब हम व्यक्ति में नागरिकता के गुणों का विकास करेंगे तो उसका ये उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो इनमें जब हम नागरिकता के गुणों की बात करते हैं तो सभी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं, मानसिक आधार पर, संवेगात्मकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर। यदि ये सारी चीजें वो भली प्रकार से सीख लेता है, उन पर चलता है, तो फिर वो एक कुशल नागरिक बन जाता है। और यही मातृभाषा का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक, एक गुणवान नागरिक बनाना ही उसका परम उद्देश्य है। अब बात करते हैं हम भावी जीवन का विकास। अब भावी जीवन के विकास के लिए हमें मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न गुणों के विकास के द्वारा छात्र को भावी जीवन के विकास के लिए तैयार करना है। मातृभाषा की शिक्षा उनमें ऐसी व्यवहारिक कुशलता उत्पन्न करती है जिससे वह जीविकोपार्जन कर सके, रोजी रोटी कमा सके, समाज में जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस कुशलता के बिना व्यक्ति समाज के लिए तथा स्वयं के लिए भार स्वरूप बन जाता है। अन्य भाषा के माध्यम से जीविकोपार्जन का अवसर कुछ ही लोगों को मिलता है। सामान्य जनता के लिए यह कठिन है। कृषि, व्यवहार एवं अन्य व्यवसायों में छात्र भाषा का ही प्रयोग करता है। तो हमें छात्रों का एक भावी जीवन जो है उसके विकास का भी ध्यान रखना होगा और उनके विकास पर ही हम आगे उन्हें बढ़ता हुआ देख सकेंगे। तो इस तरीके की जो शिक्षा है उनके जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हमें उन्हें कुशल नागरिक बनाना है, कुशल व्यक्ति बनाना है समाज के लिए तथा स्वयं के लिए। वो खुद भी एक अच्छा व्यक्ति बने और समाज के लिए भी वो अच्छे कार्य करे। तो फिर उसका जो जीवन है, आगे आने वाला जो जीवन है, उसका विकास बहुत अच्छी तरीके से संभव हो सकेगा। अगला बिंदु है सांस्कृतिक चेतना संबंधी। अब सांस्कृतिक चेतना की जब हम बात करते हैं तो मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य समाज विशेष की सांस्कृतिक विचारधारा तथा जीवन मूल्यों से छात्रों को परिचित कराना है। मातृभाषा में बालक शब्दों का अर्थ, उनके प्रयोग, विविध संदर्भ तथा उनमें निहित अंतर को पहचानना सीख जाता है। मातृभाषा के माध्यम से ही वह सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं से परिचित होता है। उसमें अपनी भाषा संस्कृति के प्रति आस्था का भाव जागृत होता है। तो इसी आधार पर हम सांस्कृतिक चेतना जागृत कर सकते हैं। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारी संस्कृति है उसे ढालते हैं और इसी तरीके से जो मातृभाषा की शिक्षा का उद्देश्य है उसे हम पूरा कर सकते हैं। सांस्कृतिक जो विचारधारा है, उनके जो जीवन मूल्य हैं, वो हम उनको छात्रों को उनसे परिचित करा सकते हैं कि किस तरीके की संस्कृति हमारे देश में है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है। उससे उन्हें परिचित कराएं
और उनके जीवन मूल्यों को भी बताएं कि किस आधार पर फिर हम इन जीवन मूल्यों को बना सकेंगे। अब मातृभाषा में बालक शब्दों का अर्थ, उनके प्रयोग, विविध संदर्भ और तथा उनमें निहित अंतर को पहचानना सीख जाता है। मातृभाषा के माध्यम से ही वह सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं से परिचित हो सकेगा। उसमें अपनी भाषा, संस्कृति के प्रति आस्था का भाव भी जागृत हो जाएगा। इसीलिए सांस्कृतिक चेतना हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब अगला जो विषय है वो है सौंदर्य अनुभूति का। सौंदर्य अनुभूति एवं रस अनुभूति की क्षमता संबंधी विकास। अब सौंदर्य के प्रति आकर्षण तथा रस की अनुभूति मानव का सहज स्वभाव है। किसी भी आधार पर सौंदर्य अनुभूति और रस अनुभूति की क्षमता होनी चाहिए। वही मातृभाषा पर सहज अधिकार होने के कारण छात्र विविध प्रकार के जो वाचक सामग्री है, सुनी हुई जो सामग्री है, भाषाई कौशल है, उन पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। और उसके द्वारा जो उनका भाषाई कौशल है, उसमें पर्याप्त अधिकार होने के फलस्वरूप वह साहित्य के विभिन्न विधाओं तथा उनमें जो निहित भाव सौंदर्य है, उन्हें पहचान सकेगा। अगला है हमारे सामने सृजनात्मक प्रतिभा संबंधी विकास। अब सृजनात्मक प्रतिभा संबंधी विकास में हम मातृभाषा की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करना है। मातृभाषा के माध्यम से ही छात्र अपने विचारों एवं मनोभावों को स्पष्टतया तथा प्रभाव उत्पादकता से व्यक्त करता है। भाषा का यह सफल आधार उसे मौलिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति की कुशलता प्रदान करता है। इस प्रकार मातृभाषा उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति को जागृत एवं विकसित करने में समर्थ होती है। तो कहीं ना कहीं हम जब मातृभाषा का प्रयोग करते हैं और उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, नई प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सृजनात्मक तो करना ही होगा। और सृजनात्मक मौलिक रूप से हो तो फिर उसकी अभिव्यक्ति की कुशलता भी निखर कर आएगी। तो इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी सृजनात्मक क्षमताएं हैं वो निकल कर सामने आती हैं। अब हिंदी शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो भी हम देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्यों में बच्चों को शुद्ध बोलने तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान होना चाहिए। सरल एवं प्रभावपूर्ण तथा स्पष्ट भाषा में अपने भाव और अनुभूतियों एवं विचारों को व्यक्त करना चाहिए। दूसरों की लिखी हुई भाषा एवं होली हुई भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करना चाहिए। भाषा को हाव भाव के साथ एवं आरोह अवरोह के साथ वाचन करने की कला का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरीके से पठन पाठन के प्रति रुचि होनी चाहिए। उनका विवेक एवं ज्ञान, चरित्र का विकास सभी सामान्य उद्देश्यों में आता है। और इसी प्रकार से जो सामान्य उद्देश्य हैं उनमें छात्रों की लोकोक्तियां, मुहावरे और पुस्तक को निहित जो उसमें ज्ञान भंडार है उसका अवलोकन करना, स्वाध्याय करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य हैं जिनको कि शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर पूरे कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के विद्यालय स्तर पर जो हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्य हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। और इनमें 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य
जो कि 1 से 5वीं कक्षा तक के होते हैं, और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य भी हैं, जो कि कक्षा 5वीं से 8वीं तक के हैं। और उच्च माध्यमिक स्तर पर जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा शिक्षण की, तो वहाँ भी इस प्रकार के उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारे उद्देश्य हैं, ये विद्यालय स्तर के उद्देश्य हैं, जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। अब इन्हीं सभी उद्देश्यों के बाद हम अ, अंत में इस विषय के महत्वपूर्ण लिंक पर आते हैं, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप इन लिंक्स पर जाकर इन इस विषय से संबंधित और भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अब अंत में बहुविकल्पीय या अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को देखेंगे। ये अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं, उनमें पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या लक्ष्य है? अवधान को आकृष्ट करना, शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना, बालक का अनुभव विस्तार करना, महत्वपूर्ण प्रत्यय एवं विषयों में स्पष्टता लाना। तो इसमें इसका उत्तर है महत्वपूर्ण प्रत्यय एवं विषयों में स्पष्टता लाना। दूसरा प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? आस्था को, कर्तव्यों को, विचारों को, इनमें से कोई नहीं। तो हम इन इसमें इसका सही उत्तर है विचारों को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हमारी स्क्रीन पर, निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी गलतियां होती हैं। पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, शब्दों के उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी एवं वाक्य रचना संबंधी। इसका सही उत्तर है पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में बच्चों की भाषा संबंधी गलतियां नहीं हैं। अब है अगला प्रश्न, भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? जिनके अभिभावक शिक्षित हों, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जिनके अभिभावक शिक्षित हों। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य, भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है व्याकरण के नियमों की जानकारी होना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा के अवयवों और स्वरूप पर नियंत्रण होना, और विविध भाषा की जानकारी होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है व्याकरण के नियमों की जानकारी होना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के लिए कब और कैसे किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए? इसकी जानकारी होती है अध्यापक को, विद्यालय को, छात्रों को या माता-पिता को। इसका सही उत्तर है अध्यापकों को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हो, जिन शब्दों को बच्चे जानते हो, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हो, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हो और प्रयोग करते हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हों और प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियों में सम्मिलित है स्तरीय पाठ्य पुस्तकों की समस्या, पाठ्यक्रम संबंधी समस्या, अच्छे अध्यापकों का अभाव एवं सभी। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा सभी। स्तरीय पाठ्य पुस्तकों की समस्या, पाठ्यक्रम संबंधी समस्या, अच्छे अध्यापकों का अभाव, ये सारी हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है? मुंह से, कान से, आंखों से, उपर्युक्त सभी से। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारे सामने, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह अध्यापक की रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, या फिर वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। अब आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगला विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।